एक भैंस को पालने में एक दिन का खर्चा कितना है? बहुत ज़्यादा 50 रुपये। सरकार कितना दे रही है? 30 रुपये। जैसे आप 20 गाय को चारा दे रहे हैं तब आसानी से दे सकते हैं ना। और इनके घर में एक गाय है तो इनका लागत ज़्यादा आएगा, हमारा लागत कम आएगा। 2014 में कोई बीज, गेहूं का बीज जो है 2000 बोरी पड़ती थी, आज हमको वो बोरी पड़ी 3000 की। 1000 रुपये बढ़ा, 1000 डीजल बढ़ गया, 1000 हमारी जुताई बढ़ गई। धान वान का रेट बढ़ाए हैं, वही दुगना मान लो साहब। जो आपके नाती पोते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी खेती करेंगे क्योंकि आमदनी तो दोगुनी हो रही है। दुगनी तो रहे साहब, लेकिन जब क्या बताएं कि आगे क्या करिए। जब खेती ने बची तो बड़ी कहाँ से जाएगी। नहीं, हम लोग तो भाई भाजपा को देंगे, हमको खाने को मिले या ना मिले। रायबरेली जिले का जब भी जिक्र आता है तो इसकी जो पहचान है उसे या तो इंदिरा गांधी तक और उनके बाद सोनिया गांधी तक इसकी पहचान को महदूद कर दिया जाता है। ये देखा जाता है कि रायबरेली में कुछ काम हुआ है नहीं हुआ है तो उसको सीधे सीधे सोनिया गांधी से जोड़ करके देखा जाता है। दिल्ली की राजनीति में अगर रायबरेली का जिक्र होता है तो सोनिया गांधी से जोड़ करके जिक्र होता है। तो इन्हीं सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है डिडौली। उस डिडौली गांव में इस वक्त अनकट की टीम पहुंची हुई है। 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसकी देखरेख करने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए, और हम इस गांव में कुछ किसानों के साथ हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने एक जो सबसे बड़ा वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो क्या वाकई उनकी आमदनी दोगुनी हुई है या उसमें कोई कमी रह गई है, और फिलवक्त खेती किसानी की हालत क्या है। क्या नाम है भैया आपका? भाई साहब, हमारा नाम आनंद सिंह है। क्या करते हैं आप? जिला मंत्री हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में। जी। अच्छा, क्या लगता है कि 2022 तक आप जिस गांव में बैठे हैं जी, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी? जी, किसानों की आमदनी तो दुगनी हो जाएगी, बस समय समय पे जो है भाजपा सरकार काम भी कर रही है किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि भी देती है। जो थोड़ा सा गाय बछिया को लेकर थोड़ा बहुत मामला था, उससे गौशाला बना दिए गए हैं हर ग्राम सभा वाइज, तो उससे काफ़ी आराम है सभी को। किसान सम्मान निधि मिल रही है, सबको फ्री में बीज मिल रहा है, सब लोग सही से किसानी कर रहे हैं, आराम। चलिए, किसान से पहले चूंकि आप नेता हैं जी, तो मैं नेतागिरी वाला ही सवाल अब कर लेता हूं आपसे। जी, आप कह रहे हैं 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, जो सरकार का वादा है। जी, 2017 में जी, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1400 कुछ रुपए था, 1500 जी, रुपए जी, अभी है 2100-2200 रुपए, जी, 1900 कुछ 1900 कुछ रुपए है जी। 2014 में 17 में तेल के दाम 50-60 रुपए थे लीटर, जी, आज 100 के करीब हैं। जी, तेल के दाम उतने बढ़े, जी, खाद के दाम उतने बढ़े, जी, बीज के दाम जी, उतने बढ़े, जी, 2000-6000 रुपये मान लीजिए सालाना की सम्मान निधि भी आ गई, जी। तो बताइए कि दोगुनी कहाँ से होगी और कैसे होगी? अब भाई साहब, जैसे पहले जो है तेल 50 रुपए में बिकता था, ठीक है, तो तेल तो सरसों से ही बनता है ना। नहीं, मैं सरसों तेल की बात ही नहीं कर रहा, फिर किस तेल की बात मैं कर तो रहे हैं? डीजल की बात कर रहा हूँ। सरसों डीजल तो छोड़ दीजिए, मैं डीजल पेट्रोल कोई अपने भारत देश में तो बनता नहीं, बाहर से आयात किया जाता है। उसमें तरह तरह के जो है एक्साइज ड्यूटी पड़ती है, जीएसटी पड़ता है। एक्साइज तो सरकार लगाती है, केंद्र सरकार। हाँ, सरकार लगाती है, लेकिन सरकार भी तो समय समय पे जैसे पैसे भी महंगा करती है, महंगा पाया जाता है। जहाँ ऊपर से दूसरे देशों से महंगा मिलता है तो यहाँ महंगा बेचा जाता है। क्योंकि 2014 में तो जो सरकार तेल था 110 डॉलर प्रति बैरल था, जी, अभी 100 से नीचे है। उस समय 60 था, आज 100 है। जी, तो ये तो मुद्दा खैर इंटरनेशनल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है तेल के दाम बढ़ने का, वो आप किसानों के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार का एक्साइज है। जी, ठीक है, बाकी आप क्या करते हैं सर? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं? जी शुद्ध सर। किसान है? जी सर। 2022 तक क्या लगता है आपको? क्या लगता है, अब क्या बताएं। बताइए बताइए, जो हकीकत है वो बताइए। देखिए, नेताजी कह रहे थे कि 2022 तक हो जाएगा, एक आंकड़ा आप ही लोगों की तरफ से फ्लोट किया गया। नहीं, आमदनी तो दोगुनी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। जब तक कोई कमर्शियल खेती नहीं करेंगे तब तक आमदनी दोगुनी नहीं हो सकती है। कॉमर्शियल खेती का कोई रोड मैप दिखता है आपको? जी, अब जैसे कि यहाँ नज़दीक है, रायबरेली सिटी नज़दीक है, मंडी नज़दीक है, तो रोड मैप तो है, करते भी हैं लोग, कमर्शियल से फ़ायदा उठाते हैं। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहा है वो? अब नहीं कर पा रहे हैं, जानवर हैं, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है। अभी
गौशाला है बगल में, उसमें जाते भी हैं, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ रहे हैं बाहर। आपके पास जानवर है? जी है, क्या पाले हैं आप? भैंस पाले हैं। आप जरा ठीक से सोच के बताइएगा कि एक भैंस को पालने में एक दिन का खर्चा कितना है? एक भैंस का तो बहुत ज़्यादा है, हमारे हिसाब से तो 100 रुपये से कम नहीं होगा। दुधारू हो तो? जी। अगर दूध नहीं देती हो तो चलिए थोड़ा बहुत आप हाँ, खिला कम, देंगे, बस थोड़ा बहुत कम थोड़ा खिला देंगे जी, तो जी, कितना जी। आएगा? बहुत ज़्यादा 50 रुपये, 50 रुपए। सरकार कितना दे रही है? 30 रुपये। कैसे दुधारू, कैसे वो सही होगा ये बताइए। अब ये तो आप ही बताइए। नेताजी आप बताइए। जब कोई काम भैया बड़े पैमाने पे किया जाएगा तो लागत कम आएगी। अच्छा, जैसे आप एक गाय को चाहे चारा दीजिए, चाहे 20 गाय को चारा दीजिए, जैसे आप 20 गाय को चारा दे रहे हैं तब आसानी से दे सकते हैं ना, और इनके घर में एक गाय है तो इनका लागत ज़्यादा आएगा, हमारा लागत कम आएगा। इनके यहाँ एक गाय है जी। वो एक खांची भूसा सुबह खाएगी, एक खांची भूसा शाम को खाएगी। तो आप 30 गाय रखेंगे तो 30 खांची भूसा सुबह खाएगी, 30 खांची भूसा शाम को खाएगी। जी। आप भूसा खरीदेंगे भी तो रेट तो वही होगा ना। इसमें कैसे एक आदमी ये हो सकता है ना? अब भले भाई साहब इनको जानकारी कम है, ये लागत ज़्यादा बता दी है सरकार। लागत सही बताती है। बिल्कुल। जी बताइए आपका नाम क्या? पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ का, मेरी पत्नी प्रधान है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ यहाँ पे। पहली बात तो एक बात मैं आपकी बात का विरोध को रोकना चाहूँगा और जो भ्रम है उसको दूर करना चाहूँगा कि रायबरेली की पहचान सोनिया और इंदिरा गांधी जी नहीं है। रायबरेली की पहचान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वीरा पासी जी हैं, यहाँ के महापुरुष राणा बेनी माधव जी हैं और यहाँ की जनता है। इंदिरा गांधी जी तो फिर भी हमारे यहाँ की थी, लेकिन सोनिया गांधी तो आयातित है। इनकी पहचान, रायबरेली की पहचान सोनिया गांधी कैसे हो सकती है? ये जब सियासी गलियारे में बात होती है ना, दिल्ली के लुटियन देखिए जोन क्या में- होता क्या है कि कांग्रेस ने इतना जब भ्रम बना दिया। जो कांग्रेस ये बता सकती कि अकबर महान हो, महाराणा प्रताप जी घास की रोटी खा रहे हैं, तो उसने अगर सोनिया गांधी जी का रायबरेली बता दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो महाराणा प्रताप तो घास की रोटियां खा के लड़े ही थे, इसमें नहीं कोई तो दिक्कत क्या है? लेकिन महाराणा प्रताप वीर नहीं थे, वीर तो अकबर महान थे। महान तो अकबर को बताया गया ना। ये कौन, किसने बताया? आइडियोलॉजी किसने बताया? कांग्रेस ने बताया कभी? चलिए मान लीजिए कि कांग्रेस ने बताया, चूंकि सरकार उन्हीं और के- कांग्रेस ने ही बताया कि रायबरेली सोनिया की है, रायबरेली सोनिया की है। लेकिन जबकि यहाँ के 6 के 6 विधायक जो है, जो 4 विधायक भाजपा के हैं और 2 विधायक जो थे भी कांग्रेस से जीते, उन्होंने 2 दिन के अंदर कांग्रेस भाजपा से जो है टाई अप कर लिए। आप अदिति सिंह की बात कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी उनके अपने विधायक थे तथाकथित, वो आज की डेट में या आज से 4 साल से लगातार भाजपा के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं। तो जिस सोनिया गांधी के पास अपना विधायक नहीं है, एक जिस जिले की आप पहचान बता रहे हो वहाँ उनका अपना एक विधायक नहीं है, एक अपना सभासद नहीं है, उनका प्रधान नहीं है, तो रायबरेली सोनिया की कैसे हो सकती है? रायबरेली तो भाजपा की हो चुकी है। चलिए, मैंने लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से बताया, दिल्ली के हिसाब से बताया। फिलहाल मैं रायबरेली की वास्तविकता बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ। अच्छा, दूसरी बात, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी कैसे नहीं हुई या हुई कि नहीं हुई, मैं 2000 तो हकीकत जानना चाहता हूँ सिर्फ। मैं भी हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं किसानी स्वयं करता हूँ। मैंने अपने हाथों से जो मेड़ होती है, मेड़ छीली है, मैं अपने हाथ से बुआई कर लेता हूँ, गुड़ाई कर लेता हूँ। किसानों की आय दुगनी इस प्रकार से हुई कि 2014 में एक बीघे में 10 बोरा होता था, तो आज उन्नत खेती करके अच्छी किस्म के बीज यूज करके हम वहीं पे 20 बोरा यूज कर रहे हैं। तो जब हम 20 बोरा यूज करें, जो 1 बीघे की लागत थी, लागत तो हमारी उतनी ही है, उसी लागत में 2014 में हमारे पास 10 बोरा होता था। आज 2000 बढ़ी ना। बुआई करने में जैसे हम 50 किलो बीज डालते थे 2014 में, आज भी 85 किलो बीज डाल रहे हैं। उस 50 रेट किलो, तो बढ़े ना, उस बीज के रेट बढ़े। एक बोरी का रेट कितना बढ़ गया होगा? जैसे हमको 2014 में कोई बीज, गेहूं का बीज जो है 2000 बोरी पड़ती थी, आज हमको वो बोरी पड़ी 3000 की। चलिए, 1000 रुपये बढ़ा। 1 बीघे पर 1000 वो बढ़ गया, 1000 डीजल बढ़ गया, 1000 हमारी जुताई बढ़ गई। हमारी कास्ट लागत मान लीजिए 1 बीघे में 3000 4000 ज़्यादा हो गई आपके हिसाब से, या जो वास्तविकता भी है, वास्तविकता भी है, ठीक है। लेकिन जब उसकी फसल दूगनी हो गई और फसल का समर्थन मूल्य 1.5 गुना हो गया, तो आप तुलना कीजिए कि हमारा ऑन एवरेज फायदा किसान का हुआ, डबल हुई कि नहीं हुई इनकम? आपको लगता है कि डबल हो गई? मुझे बिल्कुल लगता है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। अगर कोई मुझसे अच्छे से तर्क करना चाहे, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि आय दुगनी हुई है। अच्छा, वो तो मैं भी तर्क करके बता दूंगा कि कितनी हुई है। चाचा जरा इधर आइएगा एक बार। देखिए, किसानी करते हुए वो नजर आ रहे हैं, है ना? तो मैं एक बार जरा उनसे बात करता हूँ और फिर समझते हैं बिल्कुल। कि चाचा का क्या तर्क है। क्या करते हैं चाचा आप? ये साहब खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं। हाँ, कुछ पैसा वैसा बढ़ा खेती में पिछले 4-5 साल में? सरकार तो कहती थी कि दुगना हो गया है। कुछ लगता है आपको कि दुगना हो गया है आमदनी आप लोगों की? अब आमदनी साहब
दुगना वही धान वान का रेट बढ़ाए हैं, वही दुगना मान लो साहब। 1600 से 1900 बढ़ा तो दुगना कैसे हो गया? 1600 तो था, मिलता था ना 4 साल 5 साल पहले। 4 साल पहले 1600 मिलत रहा तो अब 1900 मिलता है। अरे 1920 चलो पैदावार बढ़ी है साहब, पैदावार बढ़ी है। बढ़ी है साहब। तेल उल का दाम तेल ओल तो साहब मान लो हो, हमें यहाँ नहर के मारे सरसों होता नहीं, अच्छा। नहर यही धान गेहूँ और एक- कोई फसल नहीं। एक चीज बताइए, आपके बेटे क्या करते हैं? हमें बेटे क्या करत, कुछ नहीं कर रहे हैं, खेती किसानी करते हैं। बस यही खेती किसानी है साहब। और उनके बच्चे आपके नाती हैं? हाँ हैं, कितने बड़े हैं? तब ये छोटे हैं, बड़े हैं, एक बड़ा है। जो आपके नाती पोते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी खेती करेंगे क्योंकि आमदनी तो दोगुनी हो रही है। अब दुगनी तो रहे साहब, लेकिन जब क्या बताएं कि आगे क्या करिए वे, जब हमारे लड़के नहीं कर पाए तो उनका हम क्या अगर बताएं। आपके हाथ में हो कि हम अपने बच्चों को पढ़ा के आगे भेजना हाँ, चाहते हैं आगे- कि आप खेती कराएंगे उनसे, अरे आगे बढ़ावा चाहिए थे, तो खेती में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खेती में कहाँ से बढ़ जाएंगे, हैं? खेती में नहीं बढ़ पाएंगे। खेती वत्ती है ही नहीं साहब, तो कहाँ से बढ़ जाएगी। कहाँ बीघा 2 बीघा खेती है साहब, ज़्यादा खेती है ही नहीं, तो कहाँ से बढ़ जाएगी। मेन चीज़ जानते क्या है? हाँ बताइए ना। खेती का किसान की आय कब दुगनी होगी? जब किसान जो है धान गेहूं से बाहर निकल के बात करेगा। आज की डेट में क्योंकि हम छोटे मोटे कार्यक्रम कराते हैं, अभी मैं मंडी गया था पिछले टाइम फूल के माला लेने, 1000 रुपये किलो गुलाब का फूल मिल रहा है। अगर 1 बीघे में गुलाब बो दिया जाए तो मुझे लगता है 1 बीघे में कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 लाख का गुलाब होगा। ठीक, गुलाब एक बार लगा दीजिए, जहाँ तक मेरी जानकारी कम से कम 10 साल या 5 साल तो मिनिमम एक हाई क्वालिटी का चलेगा ही, और उसमें सिर्फ निराई और खाद पड़ती है। तो अब आप सोचिए अगर 1 बीघे में हम 4 लाख का गुलाब बेचेंगे, और यहाँ पे हर जगह पे रेलवे स्टेशन है, आपकी दिल्ली बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे सरकार मदद कर रही है। जब हम परंपरागत खेती से बाहर निकल के आज बैगन क्या है, बैगन ही सब्जी है, 40 रुपये 50 रुपये किलो बिक रहा है। किसका बैगन है? सरकार का बैगन है नहीं, बैगन किसान का बैगन है। टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है, किसका टमाटर है? मूली 100 रुपये किलो बिक रही है, किसकी मूली है? ये है सब किसानी की ना। जब किसान धान गेहूँ के बाहर निकलेगा, धान गेहूँ के जो भी जाल है उसको बाहर तोड़ के निकलेगा, और जो आज की परंपरागत खेती है उसको बाहर निकाल के व्यावसायिक खेती करेगा, तो उसकी इनकम जो है 2 गुना से 3 गुना जरूर बढ़ जाएगी। चलिए, आपको लगता है चाचा आपको कि बढ़ जाएगी जैसा ये कह रहे हैं भाई साहब? जब खेती ने बची तो बड़ी कहाँ से जाएगी? कहाँ है? अरे जो खेती जब मेन समस्या यहाँ जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी, एक आदमी के पास 2 बीघे ज़मीन थी, अब आप आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। जब उनके 6 लड़का हैं, 2 बीघा ज़मीन, तो मैं कहूँ आमदनी कौन सा 2 बना लिया है? घर बनाई है कि वो खेती करी है? कैसे होगा जनसंख्या नियंत्रण फिर? कैसा, क्या लगता है? अब इसको बिना सरकार की शक्ति, बिना कानून के, बिना हम लोगों की जागरूकता के ये सब संभव थोड़ी है। तो हम तो उसी क्षेत्र में खड़े हैं, ये रायबरेली है, बगल में अमेठी है जी, संजय गांधी ने तो लागू किया था ना एक बड़ा प्रोग्राम। संजय गांधी के समय मैं नहीं था, आप नहीं थे, लेकिन ना? आज के बड़ा समय प्रोग्राम था जी 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 इमरजेंसी के दौरान, फिर तो उनको खारिज कर दिया गया, उनको तो हरा दिया गया चुनाव भी। इमरजेंसी के बाद वो लड़े थे तो अमेठी से। तो सब वोट बैंक का तो आपके यहाँ सब चल रहा है कि जितनी जनसंख्या बढ़ जाए उतनी जो है, जब पश्चिम बंगाल में बाहर से आदमी बुला के शिफ्ट करवा रहे हैं कि हमारी जो है सरकार बनी रहे, यहाँ के ऐसा तो लोगों कोई नहीं है कि बाहर से। कैसे नहीं है? आप चले जाइए, रोहिंग्या मुसलमान क्या है? बाहरी तो ही है। कहाँ है रोहिंग्या? आपके बांग्लादेश में है, पश्चिम बंगाल। आप चले जाइए जम्मू कश्मीर चले जाइए यहाँ जी। रोहिंग्या कहाँ के हैं? अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जनसंख्या नियंत्रण की जब तक बात नहीं होगी, ना देश की आमदनी बढ़ेगी और ना हमारी आपकी आमदनी बढ़ेगी। जनसंख्या ने मतलब क्या चाहते हैं कि कितने बच्चे हों? ये बस तो हो ना, 2 तो है लगभग। तो इसी तरह की स्थिति तो हो गई है आपकी। अरे 13 14 है, आप कहाँ बता रहे हो? किसके? आप अरे जो जहाँ देखो जहाँ वहाँ 80% मुस्लिम के हैं। 80% मुस्लिम है? 80 और मुस्लिम दोनों है उसमें। 80% मुस्लिम है। हाँ, मुस्लिम के 10 लड़के से कम नहीं होंगे। जनसंख्या नियंत्रण की बात। मुस्लिम का 10। ये बताइए कि आबादी भारत की 135 करोड़ है, करीब करीब 135 करोड़ है। उसमें हिंदू कितने हैं? हिंदू 80% है।
80% मान लीजिए। हाँ। तो उनके कितने हो गए आप बताइए जरा। तो उनके कितने हुए वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, आप ही बताइए। हाँ, आप ही बताइए। जब देश आज़ाद हुआ तो कितने मुस्लिम थे, आज कितने जनसंख्या है आपके पास, पूरा कानून है, खुद ही देख लीजिए। देश आजाद हुआ तो भारत की आबादी कितनी थी? तो हम इतने, आप बताइए ना, आपके पास तो पूरा आधार मेरे पास है। हाँ, तो उसको होता ही 34 करोड़ ही लोग थे, हाँ, पूरे हिंदू हाँ, मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब। हाँ, तो उनकी उसी- आबादी उसी कितनी हो, अनुपात में हिंदू की बढ़ी। आबादी कितनी है? 1% के आसपास है उनकी ज्यादा। हिंदू की आबादी कितनी थी, मुस्लिम कितनी थी, जोड़ के बता दीजिए किसको। बहुत मामूली फर्क है, आप ये समझिए, बहुत मामूली फर्क है हिंदू की आबादी और मुस्लिम की। कुल मिलाकर जो भैया बताए हैं, जनसंख्या नियंत्रण लागू होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। और बाकी देश का विकास हो ना हो, योगी मोदी जरूरी है देश के लिए। हम लोग इन्हीं को वोट देंगे, इन्हीं विधायक सांसद MLC बनाएंगे, अच्छा, बस। एक अच्छा काम बताइए ना जरा जो योगी जी ने किया हो। योगी जी अयोध्या जाके देखो, अच्छा काम दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? पत्रकारों के एनकाउंटर हुआ रहा। अयोध्या जाइए, देखिए, मथुरा जाइए, काशी जाइए, भयभीत होकर हम लोग जा रहे हैं, कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये योगी जी की वजह से हुआ है। योगी जी की वजह से हुआ है। मंदिर बनने से फर्क पड़ा है क्या मतलब? अरे मंदिर बनने से हमारी प्रभु राम में आस्था है, और मंदिर बन गया तो मेरा घर बन गया। अच्छा, जब भगवान अपने घर में, तो हम लोग सुखी ऐसे भी रहेंगे। तो ये आपको लगता है कि इस वजह से मोदी योगी जरूरी है? मोदी योगी ही देश को चला सकते हैं, दूसरा कोई नेता चला ही नहीं सकता है। इतने दिन से देश नहीं चल रहा था। अरे देश चल रहा था, कहूँ पाकिस्तान हमला कर रहा, कहूँ अमेरिका कर रहा, कहूँ रूस कब्जा कर रहा, कहूँ चीन कर रही। अब कोई कब्जा करके दिखाए, आखिर दिखाए तो हम जाने। चीन तो कब्जा कर रहे हैं, हम सुने हैं। कहाँ चीन कब्जा कर रहा है? ये तो सब कांग्रेसी झूठी हवा उड़ा रही है। खत्म हो रहा था 4 दिन में, वही हुआ था। चीन ये कहीं कब्जा, कहीं कोई कब्जा नहीं हो रहा। चिल्ला रहे थे कि आप जहाँ कब्जा बता दिए, कुछ भी बता दिए, कहीं कब्जा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। कहीं कब्जा नहीं, एकदम पेवर, कहीं कब्जा। अरे हुमक बात सोचो, चीन कहीं यहाँ को गुंडा माफिया नहीं कब्जा कर सकता, कोई कब्जा नहीं कर सकता है। ये योगी जी की देन। ये योगी जी के देन। चलिए, ये और यहाँ पूरी छो विधानसभा भाजपा जीतेगी। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो जीते आप लोग जिसको जिताएंगे वही जीतेगा। नहीं, हम लोग तो भाई भाजपा को वोट देंगे, हमको खाने को मिले या ना मिले, खाने को मिले या ना मिले, भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को। चलिए, जय श्री राम। ये एक अच्छी बात है। आप लोग क्या राय है? हम भी भाई शुद्ध भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों को वोटिंग करना है और वोट दिलाना भी है। चाहे जिस तरीके से वोट दिलाना हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाना, चाहे जिस तरीके से। हमको भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में जिताना है।